नमक का दारोगा कहानी के 3 प्रश्न हमने कर लिए थे। आज चौथे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और फिर इसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आपने बताना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन कौन देता है? वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? यह पंक्ति या यह उक्ति किसकी है? किसने ये बातें कहीं? तो आप देखिए, जब वंशीधर की नौकरी लगती है तो वो पिता वृद्ध मुंशी यह पूरी के पूरी सीख उन्हें दे रहे होते हैं। तो यह उक्ति किसकी है? वृद्ध मुंशी की है। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन जो सैलरी मिलती है उसे पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? आप देखिए, जिस तरह से पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा में चांद पूरा होता है और लेकिन घटते घटते वह लुप्त हो जाता है और जो हमें अमावस के रूप में ज्ञात होता है। तो वैसे ही जब तनख्वाह आती है तो बहुत सारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे खर्चे के कारण खर्चों को पूरा करते करते 15 दिन में ही जो तनख्वाह है वो ख़त्म हो जाती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि मासिक वेतन जो है, जो महीने मिलने वाला वेतन है, वो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो दिखता तो पूरा है लेकिन 15 ही दिन में वो लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो बच्चे, अगर मैं कहूँ तो मैं पूर्णतः असहमत हूँ, क्योंकि माता पिता को यह माना जाता है वह बच्चे को हमेशा भले की सीख देते हैं, एक सकारात्मक सोच उसमें उन्नत करते हैं। वह कहीं कभी भी बेईमानी या गलत सीख नहीं देते, वो हमेशा अच्छा ज्ञान ही अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पिता क्या कर रहे हैं, जब वो नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम जो है बेईमानी करना और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने का प्रयास करना। इसलिए मेरे अनुसार ये सीख पूर्णतः अनुचित है, ये पंक्तियाँ पूर्णतः अनुचित हैं, ये सीख इस तरह से सीख नहीं देनी चाहिए थी। आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक आपको पता चल गया होगा, 10वीं में आपने पढ़ा होगा। कहानी का शीर्षक वह होता है जो जिसके चारों ओर कहानी घूमे। जो कहानी के केंद्र में जो भाव होता है उसे ही कहानी का शीर्षक बनाया जाता है। नमक का दारोगा जो एक कहानी का शीर्षक है, पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। अगर अन्य शीर्षक की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सत्य की जीत। आप कहेंगे नहीं मैम, कटघरे में तो वंशीधर हारते हैं, लेकिन अगर कहानी का अंत देखें तो जीत तो सत्य की ही होती है। वंशीधर को वापस आरोपी दीन अब उनको इतनी बाइज्जत उनको अपनाते हैं और कह सकते हैं उन्हें नौकरी देते हैं, स्थायी मैनेजर बनाते हैं अपनी सारी संपत्ति का, घोड़े नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब देते हैं। तो आखिरकार आलूपी दिन की नहीं, वंशीधर की जीत होती है। तो हम कह सकते हैं सत्य की जीत या धन पर धर्म की जीत। और आगे हम और अगर देखें तो ईमानदार दारोगा हम कह सकते हैं। इस तरह से अन्य शीर्षक हम दे सकते हैं, क्योंकि शीर्षक अगर आप दे रहे हैं तो उसे आपको स्पष्ट भी करना पड़ेगा कि आपने शीर्षक किस कारण से दिया है ऐसा। आगे देखिए, ये प्रश्न है 6। कहानी के अंत में आलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण रहा था? क्यों उन्होंने तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस कहानी का अंत आप किस प्रकार करते? कहानी के अंत में आलोपी दीन जो हैं उन्होंने अपने जीवन में हजारों व्यक्तियों को जांचा परखा था, बहुत लोगों से वो मिले थे, लेकिन वंशीधर जैसे ईमानदार दरोगा उन्हें कभी नहीं मिले। वो उनकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हैं। उन्हें लगता है जो व्यक्ति 40,000 जैसी रिश्वत को मतलब ठुकरा सकता है, उसे उसके लिए वह कोई अहमियत नहीं रखती, तो ऐसा व्यक्ति ही उनकी सारी जायदाद का
को की रखवाली कर सकता है बिना किसी बेईमानी के। तो इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसा ही व्यक्ति उन्हें चाहिए था जो आज जहाँ जाके उनकी खोज पूरी होती है। फिर आप देखिए वो आप इस कहानी का कैसे अंत करते, तो वो आप अपने अनुसार लिखेंगे कि क्या आप इसी प्रकार अंत करते या कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहते थे, आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए। देखिए कहानी या कोई भी हमने पिक्चर देखी हो, नाटक देखा, तो हमें वही नाटक वही पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिसका अंत सुखपूर्वक होता है, जहाँ जो हीरो है वो जीतता है। नायक जहाँ हारने लगता है वो हमें एक कसक एक टीस सी हमें छोड़ जाता है, हमें अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें। तो प्रेमचंद जी की कहानियों का ये सबसे बड़ा अगर हम देखें खासियत रही है कि उनकी कहानियों में आखिर में वह सुखांत होती हैं, सुखपूर्वक अंत होता है कहानियों का। बाकी आप क्वेश्चंस देख लीजिए और जब हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लास में तो आप मुझे बता देना अगर कोई क्वेश्चन रहता है, नहीं समझ आता है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर मैं आपसे चर्चा करूँगी। यहाँ ये क्वेश्चन है, लड़कियाँ हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, वाकई समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। तो आप बता सकते हैं लड़कियाँ एक मध्ययुगीन सोच है, मानसिकता को बताया है कि लड़कियां एक बोझ के समान होती हैं, उनका पैदा होने पे कोई हर्ष उल्लास नहीं है और उनको एक बोझ के समान माना जाता है। वो कहते हैं घास फूस जैसे होती है खेत खलिहान में बढ़ जाती है, उसे निकाल दिया जाता है। क्यों? ताकि मुख्य फसल अच्छे से उग सके या उसकी बढ़ोतरी हो सके। तो जो लड़का है उसके लिए उसको सही से सब चीज़ें मिल पाएँ, इसलिए लड़कियों को जल्दी से जल्दी उनकी शादी ब्याह करके निकाल दिया जाए, यह सोच यहाँ प्रकट हो रही है। उन्हें लगता है लड़कियाँ अवांछनीय संतान हैं जिन्हें जल्दी से घर से बाहर कर दिया जाए, तभी एक जिम्मेदारी एक बोझ टल सकता है और व्यक्ति आनंदपूर्वक रह पाएगा। यहाँ प्रेमचंद जी ने उसी पुरुषवादी या मध्ययुगीन मानसिकता को दर्शाया है। आज स्थितियाँ ऐसी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन यहाँ कहानी में ऐसी बात की गई है तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है।